नमस्कार, काजल मारिया के साथ हिंद एक्सप्रेस डिजिटल न्यूज पर आज आप सुनेंगे दिन भर की बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि सभी श्रोता हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपने व्यूज भी भेज सकते हैं। तो चलिए रूबरू होते हैं आज के समाचारों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर शनिवार को पानीपत हलके की इसराना स्थित एनसी कॉलेज के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि कोरोना वायरस को लेकर स्थिति काफी सामान्य हो गई है, फिर भी सरकार पूरा ध्यान रखे हुए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ही कानपुर मेडिकल कॉलेज जाकर स्थिति का जायजा लेंगे, फिर भी सावधानी रखना बहुत जरूरी है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करते रहना चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की जो भी गाइडलाइंस हैं, उनका पालन करना बहुत जरूरी है। ये काफी स्थिति सामान्य हो गई है और हम पूरा ध्यान रखे हुए हैं। आज भी मैं कानपुर मेडिकल कॉलेज जाऊंगा, आज की सारी स्थिति का जायजा लूंगा, फिर मैं रुक भी जाऊंगा। इसलिए सब स्थितियां अब सामान्य होती जा रही हैं, जो भी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनने की बात है, सैनिटाइजेशन है और जो भी एमएचए की गाइडलाइंस है समय समय पर प्रसारित करते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसड़ा तहसील पर सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के तत्वाधान में शुक्रवार को रसड़ा तहसील परिसर में उप जिलाधिकारी रसड़ा को पेट्रोल व डीजल के बढ़ते दामों के विरुद्ध पत्र सौंपने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने सरकार व जिलाधिकारी बलिया के आदेशों को ताक और हवा में उड़ाते हुए कोरोना नियमों की जमकर उड़ाई धज्जियां। जबकि बलिया में कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए फिर से एहतियात के तौर पर लॉकडाउन हुआ था। सरकार को राह दिखाने आए सुबह सपा के कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही कुछ कार्यकर्ता बिना मास्क के ही देश बचाने निकल गए। कार्यक्रम में सुबह सपा रसड़ा विधानसभा अध्यक्ष अवधेश राजभर समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। और तो और हद तो तब हो गई जब एसडीएम स्टोनो भी बिना मास्क के ही पत्रक लेने पहुंच गए। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना जैसी महामारी के समय में जब जिम्मेदार ही सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाते फिरेंगे, तो बाकी के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अगर इससे कोई संक्रमित हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अब देखना ये होगा कि क्या इन पर जिला प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा या मामला यूं ही हवा हवाई बनकर रह जाएगा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले गैंगस्टर विकास दुबे के किले नुमा घर को ध्वस्त कर दिया गया है। प्रशासन ने उसी जेसीबी से विकास के घर को गिराया, जिससे उसने पुलिस का रास्ता रोका था। इसके साथ ही विकास के घर में खड़े ट्रैक्टर और 2 एसयूवी कारों को भी तोड़ दिया। शनिवार सुबह ही टीमें बिकरू गांव पहुंच गई थी। इधर विकास की तलाश में पुलिस की 100 टीमें लगाई गई हैं। विकास पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। वहीं मुखबिरी के शक में चौबेपुर थाना अध्यक्ष विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने अब तक इस मामले में पूछताछ के लिए 12 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस को विकास के नेपाल भागने की भी आशंका है, लिहाजा लखीमपुर खीरी जिले की पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। यहाँ नेपाल से जुड़ी 120 किलोमीटर की सीमा है। हर जगह फोटो भेज दी गई है। एसएसबी के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि विकास सरेंडर के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन डाल सकता है। इसके चलते सभी जिलों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। देखिए, पुलिस की जो जांच होती है इन सब मामलों में वो अत्यंत गोपनीय होती है, तो पुलिस अपना काम कर रही है। हमारी मैंने बताया 40 थानों की फोर्स जो है इस ऑपरेशन में लगी हुई है। इसके हम लोगों ने 21 साथी जो है आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जिसमें से 2 कल ढेर किए जा चुके हैं। अन्य 19 लोगों को भी कानून के शिकंजे में पहुंचाने का काम किया जा रहा है और उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। कि ये जो अपराधी कल मारे गए हैं, ये इसके गैंग के सबसे दुर्दांत अपराधी थे। और एक जो हिस्ट्री सीटर है अतुल दुबे, जो कल मारा गया है, ये वर्ष 1992 से इसके साथ इसने पहली बार अपराध जगत में कदम रखा था। इसके बाद लगातार विकास दुबे के साथ इसने आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। इसमें मर्डर से लेकर के डकैती तक की घटनाएं इसने जो है चौबेपुर थाना क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्रों में भी इसने की। और जो पुलिस कर्मियों पर जो गोलीबारी हुई थी, उस गोलीबारी करने में इस अतुल दुबे की अहम भूमिका थी। इसके पास से जो राइफल बरामद हुई है
उससे फायर हुए 50 खोखे मौके से हमें बरामद हुए हैं, जहां पर हमारे सीओ और अन्य पुलिसकर्मियों की हत्या हुई। इसी प्रकार से दूसरा जो अपराधी मारा गया है वो विकास दुबे का मामा बताया जाता है। ये भी इसके साथ वर्ष 2001 से अपराध जगत में जुड़ा हुआ है। इसके विरुद्ध वर्ष 2001 में विकास दुबे के साथ डकैती का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें ये सभी लोग जेल गए। इसके पास से पुलिस की लूटी हुई ग्लॉक पिस्टल 9mm की बरामद हुई है और इसने भी पुलिस के ऊपर गोलियां चलाई थी और इसी के घर में खींच करके हमारे क्षेत्राधिकारी जो सीओ साहब थे उनकी नृशंस हत्या की गई। तो ये बहुत ही दुर्दांत अपराधी थे जिनको ढेर किया गया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर संदिग्धों को ट्रेस किया जा रहा है। उन लोगों की लिस्ट भी तैयार की जा रही है जिन्होंने पिछले 24 घंटे में विकास दुबे से फोन पर बात की थी। करीब 250 नंबरों को सर्विलांस पर लिया गया है। इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि जब पुलिस की टीम विकास से पूछताछ के लिए निकली थी तब किसी ने फोन पर जानकारी दे दी थी। सोनीपत की बड़ौदा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी गठबंधन की सरकार है और गठबंधन में ही बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव को लेकर दौरे की बात करने पर उन्होंने कहा कि वे पूरे हरियाणा में आना जाना करते हैं और बड़ौदा भी हरियाणा में है, वहाँ भी जाना होता है। इससे लोगों की समस्याओं को देखता हूँ, समाधान का प्रयास किया जाता है। लोगों से बातचीत कर जानकारी मिलती है कि वे सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। जहां तक बड़ौदा उपचुनाव की बात है तो जब चुनाव आएगा तो उसे भी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। यह अहम बयान उन्होंने सोनीपत में खानपुर स्थित महिला मेडिकल कॉलेज के कोविड अस्पताल के दौरे के दौरान दिए। बता दें कि यहां से कांग्रेस के विधायक श्री कृष्ण हुड्डा का निधन होने से आगामी कुछ महीनों में उपचुनाव होना है। हरियाणा राज्य बनने के बाद जाट पाहुल बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में कभी उपचुनाव नहीं हुआ। पूरे हरियाणा में आता जाता हूँ मैं, तो हरियाणा में आकर जो भी कोई क्षेत्र है, चाहे वहाँ शहर है, गांव है, सब जगह जाना होता है। बड़ौदा विधानसभा भी आखिर तो हरियाणा में ही है, हरियाणा से बात थोड़ी है। तो इसलिए आज एंड रूट कुछ गांव अगर आए हैं तो उनमें मैं रुक रहा हूँ और लोगों से जानकारी ले रहा हूँ कि लोगों की कठिनाई है, समस्या है, अथवा लोग सरकार के बारे में क्या समझते हैं, किस प्रकार से आंकलन करते हैं। ये फीडबैक हमको मिलता है और निश्चित रूप से बड़ौदा उपचुनाव आएगा तो बड़ौदा उपचुनाव हमको लड़ना ही है। सरकार गठबंधन की सरकार है, इसलिए गठबंधन के नाते से उस सीट को हम लड़ करके जीतेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1983 शारीरिक शिक्षक बर्खास्त किए जाने पर वह सरकार द्वारा उनकी पुनः बहाली न करना प्रदेश सरकार की साजिश है, क्योंकि शारीरिक शिक्षक जो पुनः बहाली की मांग सरकार से कर रहे हैं वह जायज है। प्रदेश सरकार ने जब शारीरिक शिक्षकों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था उस समय सुप्रीम कोर्ट को अवगत नहीं करवाया कि प्रदेश में अब शारीरिक शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी। यह एक षड्यंत्र का नतीजा है। यह कहना है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला का। ये 1983 पीटीआई अध्यापक जो धरने पर बैठने को मजबूर हैं, इनकी मांग पुनर्बहाली की संपूर्ण तौर से जायज है। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी एक षड्यंत्रकारी नीति के तहत इनको नौकरी पर वापस लेने से इनकार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इनके खिलाफ आया है, ये सही है, पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि किसी प्रकार से पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया में कोई मेलाफिडे यानी कोई भ्रष्टाचार या घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी पीटीआई अध्यापक को किसी अनियमितता का दोषी नहीं बताया है, केवल प्रक्रिया के अंदर अनियमितता पाई गई जिस वजह से ये निर्णय आया। और उस निर्णय में भी खट्टर साहब की सरकार का एक षड्यंत्र था, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि पीटीआई का काडर ही समाप्त हो गया है और पीटीआई का 33% प्रमोशन काडर टू टीजीटी भी समाप्त हो गया है। शायद ये दोनों पहलू उनके समक्ष रखकर मानवीय तौर से अगर अपील की जाती तो सुप्रीम कोर्ट इनकी नियुक्ति को खारिज ही ना करती। अब हमारी ये मांग है कि दुष्यंत चौटाला जी और खट्टर साहब सस्ती राजनीति छोड़कर, युवा विरोधी राजनीति छोड़कर, युवाओं का रोजगार और रोटी छीनने की राजनीति को छोड़कर इन पीटीआई अध्यापकों को कानून बनाकर वापस ले, कानून का मसौदा तैयार कर
खट्टर साहब को मैंने भेज दिया है, उसकी एक प्रतिलिपि मैंने आज आपको दी है और पीटीआई अध्यापकों को भी दी है। ये कानून पारित कर दे, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, इनकी नियुक्ति में कोई आड़ नहीं रह जाएगा। सच्चाई ये है कि खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी की भाजपा जजपा सरकार युवा विरोधी है। हर रोज युवाओं के रोजगार को छीनने, कर्मचारियों को नौकरी से निकालने, कर्मचारियों के भत्ते छीनने, कर्मचारियों की प्रताड़ना करने, लगता है कि खट्टर साहब का एकमात्र यही ध्येय बन गया है। हमारी ये मांग है कि ये संघर्ष जारी रहेगा और मैंने इन साथियों को ये आश्वासन भी दिया है कि जिस दिन खट्टर सरकार बदलेगी और कांग्रेस की सरकार आएगी, कानून बनाकर अगर इस सरकार ने नहीं मानी मांग, तो हम इन सारे 1983 अध्यापकों को वापस रोजगार देंगे। देखिए, बड़ौदा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी विजयी होगी। कांग्रेस पार्टी के ही एक सम्मानित वरिष्ठ साथी की मृत्यु के कारण, उनके स्वर्गवास के कारण ये खाली हुई है सीट, और हमें ये विश्वास है, पहले भी ये कांग्रेस के पास रही है और कांग्रेस जिस उम्मीदवार को उतारेगी वो विजयी होगा। वे शनिवार को पिछले 20 दिनों से जिंद लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे शारीरिक शिक्षकों के समर्थन में आए थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाल ने बताया कि शारीरिक शिक्षकों की भर्ती में किसी तरह की चयन प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं थी। सरकार ने तकनीकी गलती का हवाला देकर उन्हें हटाने का काम किया है। सुरजेवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शारीरिक शिक्षकों की सरकार सही तरीके से पैरवी करती तो यह शिक्षक हटाए ही नहीं जाते। उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रोजगार छीनने की नीति को छोड़कर शारीरिक शिक्षकों की पुनः बहाली करें। सरकार आज युवाओं का रोजगार छीनने की दिशा में काम कर रही है, जो सरकार के लिए घातक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो प्राथमिकता के आधार पर और कानून बनाकर हटाई गई शारीरिक शिक्षकों को पुनः बहाली करेगी। सरकार कोरोना की आड़ में पेट्रोल और डीजल को 80 पार करवा दिया। 3 तथ्य बड़े महत्वपूर्ण हैं इसके बारे में जानने वाले। नंबर 1, खट्टर सरकार ने 1 रुपया 10 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पर कोरोना के बीच में टैक्स लगाया, और मोदी जी ने डीजल के भाव 11 रुपया 17 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल के भाव 9.25 रुपया प्रति लीटर बढ़ाए। केवल इस बढ़ोतरी से अकेले मोदी जी ने 3 लाख करोड़ रुपया के करीब अतिरिक्त कमाई। खट्टर साहब ने जो पैसा जोड़ा वो अलग है। दूसरी बात, 2014 मई से आज तक नरेंद्र मोदी जी ने डीजल और पेट्रोल पर जो शुल्क है केंद्रीय, वो 820% डीजल पर और 248% पेट्रोल पर बढ़ा 18 लाख करोड़ जनता की जेब से निकाले। ये अपने आप में अमानवीय है और सरकार को ये वापस लेना चाहिए। बहुत जल्द एक व्यापक और बड़ा जन आंदोलन कोरोना की प्रतिबंध खुलते ही कांग्रेस पार्टी तैयार करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी चीन से आंख में आंख डालकर बात कब करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी चीन को लाल आंख कब दिखाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी का 56 इंची सीना चीन को कब नजर आएगा? प्रधानमंत्री मोदी जी पेंगोंग सो लेक इलाके में फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच जो लगभग 50 किलोमीटर पर चीन ने कब्जा किया है, उसे कब छुड़वाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी गलवान घाटी समेत पेट्रोल पॉइंट 14 जहां हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, वहां से चीन का कब्जा कब छुड़वाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी हॉट स्प्रिंग्स लद्दाख से चीन का कब्जा कब छुड़वाएंगे? प्रधानमंत्री मोदी जी वाई जंक्शन डेप्सांग प्लेन से चीन का कब्जा कब छुड़वाएंगे, जहां 18 किलोमीटर अंदर तक उन्होंने कब्जा कर लिया है? इन सब बातों का जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए। इनेलो नेता अभय चौटाला ने बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसी बहाने बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र हमेशा से ही इनेलो का गढ़ रहा है, लेकिन अब बीजेपी पर आरोप लगाने वाली जेजेपी ही मिलकर उपचुनाव लड़ेगी। दरअसल सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आज ही दोनों पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही है। इसी पर अभय चौटाला ने कटाक्ष किया है। वे शनिवार शाम को रोहतक
जनपथ में इनेलो कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि अब जेजेपी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। यह वही बीजेपी है जिसने किसानों को लूट लिया और प्रदेश के भाईचारे को खराब करने का काम किया, लेकिन अब जेजेपी उसी की गोद में बैठी है। यह कलयुग नहीं है तो क्या है। इसके अलावा अभय चौटाला ने लॉकडाउन के दौरान बिगड़ी आर्थिक व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। हर व्यक्ति प्रधानमंत्री की बात को स्वीकार करके अपने घर में बैठ गए। हम ये उम्मीद करते थे कि सरकार इस लॉकडाउन के दौरान लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान करेगी। हम ये मान के चलते थे कि इस बीमारी के ऊपर अंकुश लगाने का काम करेंगे। बड़ी हैरानी की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 80 दिन बाद जब लोगों के बीच में अपनी बात कहने के लिए आए मीडिया के माध्यम से, तो ये कह करके कि हम इस महामारी पे काबू नहीं पा सकते, ये कहा कि आप सोशल डिस्टेंस के साथ अपने आप को इस बीमारी से बचाओ, और वहीं उसके साथ साथ ये कह दिया 80 दिन बाद कि आप आत्मनिर्भर बनो। एक तरफ आत्मनिर्भर बनाने की बात करी, दूसरी तरफ कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक जो है अनाज देंगे। तो फिर आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? आत्मनिर्भर बनाने का काम किया तो अमेरिका ने किया, इंग्लैंड ने किया, स्पेन और इटली ने किया, जर्मनी ने किया। विदेश के अंदर जो लोग पीड़ित थे इस बीमारी से, जिन्होंने लॉकडाउन का सामना किया, जो वहाँ काम करने वाले लोग थे, जिन्होंने सरकार के कहने से शटर डाउन किए अपने, उनको सरकार की तरफ से जितना टैक्स के रूप में पैसा वो लोग देते थे, जितना उन्होंने अपना अमाउंट दिखाया कि मेरी ये इनकम है, उसका 80% सरकार ने उनको घर बैठे दिया, ताकि उन लोगों के सामने कल को इस तरह की परिस्थितियां ना आ जाए कि उनके घरों को ताले लगे। हमारी सरकार ने किसी को एक नए पैसे की मदद नहीं करी, बल्कि इस लॉकडाउन में 5-5 रुपए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से भी मांगने का काम किया। हमें तो इन्होंने इस स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया कि आज भी गरीब आदमी जो है बिना मजदूरी के परेशान है। इंडस्ट्री वाला इसलिए परेशान है कि उसका मजदूर चला गया, उसकी लेबर चली गई। इसलिए हमने अपने जहाँ संगठन को इन दिनों में दोबारा रिवाइव करना है, नए लोग इस संगठन के साथ जोड़ने हैं, जहाँ उनके बारे में लोगों से चर्चा करनी है, वहीं सरकार की बेकायदगियों की पोल खोलनी जरूरी थी। अच्छा, बड़ौदा चुनाव को इसलिए हमने ये कार्यक्रम बनाया। बड़ौदा चुनाव को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बड़ौदा का जो चुनाव है, बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र हमेशा हमारा रहा है। वहाँ से ऐनक के निशान के ऊपर अनेक दफों पार्टी का उम्मीदवार जीत करके आए। पिछला जो विधानसभा का चुनाव था, उस चुनाव में कुछ लोगों ने इस किस्म की अफवाहें हरियाणा प्रदेश में फैलाई, कुछ इस तरह से लोगों को गुमराह करने में वो कामयाब हुए कि जिसकी वजह से हमारी पार्टी कहीं कमज़ोर हुई, उन लोगों को सत्ता में कहीं जगह मिली। लेकिन झूठ आप मान करके चलो, लंबे समय तक नहीं चल सकते। झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ के टायर नहीं लगे होते। झूठ 100% लोगों के सामने आता है। ये झूठ जो है आज लोगों के सामने आ चुकी है, उनके असली चेहरे आज लोगों के सामने हैं। अब लोगों ने एक फैसला करना शुरू कर दिया कि हम फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों को जो लोग आगे बढ़ा रहे हैं उनके साथ खड़े होंगे और चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ा करके उस पर मोहर लगाएंगे। डॉक्टर अजय यादव कहते हैं कि जो इनेलो सुनने हैं पटके बनाने से कुछ नहीं होगा। तो बड़ौदा के टिंड सी लड़ना फिर है कि चुनाव लड़ना है उन्होंने। किसके लिए वोट मांग रहे हैं? बीजेपी के लिए। जिस बीजेपी पे आरोप लगाते थे, कहते थे कि कातिलों की पार्टी है, जिसके लिए कहते थे कि इसने 100 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली, भाषण देते थे, उन्हीं की गोद में बैठे हैं। ये तो पूछो उनसे।
और सीएम साहब भी बोल रहे कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी। सीएम साहब ने बोल दिया। ये दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का कि जो चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने की बात करने वाले लोग आज जिसने इस प्रदेश के किसान को लूट लिया, जिसने इस प्रदेश के भाईचारे को खराब किया। हरियाणा के विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री रंजीत सिंह ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2024 तक 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। पहले चरण में लगभग 1600 करोड़ रुपए की लागत 10 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य जारी है। इसी तरह दूसरे चरण में 20 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि 1600 करोड़ रुपए की इस राशि में से केंद्र सरकार द्वारा 780 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी, जबकि 820 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाएगी। गौरव तलब है कि कल केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में रंजीत सिंह ने यह मुद्दा उठाया था। इस बैठक में 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा शेष राज्यों के बिजली मंत्री उपस्थित थे। इस दौरान केंद्रीय बिजली मंत्री ने लाइन लॉस को 30.2% से घटाकर 17.4% तक लाने के लिए हरियाणा की सराहना की। बैठक के दौरान रंजीत सिंह ने केंद्रीय बिजली मंत्री के सामने हरियाणा के किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के चलते जहां हर क्षेत्र में मंदी छाई रही, वहीं इस अवधि में भी किसानों ने कृषि उत्पादन को करीब 5% तक बढ़ाया है। ऐसे में किसानों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश में जून माह के दौरान बिजली निगमों द्वारा 4,868 किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए गए और 1500 किसानों को मोनो ब्लॉक कनेक्शन भी दिए गए। प्रदेश में लगाए जाने वाले स्मार्ट मीटरों के बारे में जानकारी देते हुए रंजीत सिंह ने बताया कि ये मीटर पूरी तरह से हाईटेक और कंप्यूटरकृत होंगे। उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन के जरिए भी अपने मीटर की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। ये मीटर प्रीपेड होंगे और बिजली उपभोक्ता मोबाइल फोन की तरह इन मीटरों को भी अपनी जरूरत के हिसाब से रिचार्ज कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि हर मीटर का कंट्रोल बिजली निगमों के पास रहेगा तथा मीटरों के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा ये मीटर लगाने के बाद उपभोक्ताओं की मीटर खराब होने या अधिक स्पीड से चलने जैसी शिकायतें भी ना के बराबर होंगी। तो फिर मैं कहने लगा जी, जब हम सब कर रहे हैं, छोटी स्टेट है, आपके निगाह में नहीं आ रहे, तो एक काम हम करें कि पिछली बार जब हमारे सीएम साहब में थे और आपके पीयूष गोयल जी जब मिनिस्टर थे, पिछले रिजीम की बात कर रहा हूँ, तो जब स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट हमने गुड़गांव में लॉन्च करा तो उस वक़्त वो भी पीयूष गोयल जी भी आए हुए थे। 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट था, तो हमने एक डिमांड करी थी कि हमें 780 करोड़ रुपया ग्रांट दे दें। वो तब से पेंडिंग पड़ी। अगर हम सब अच्छा कर रहे हैं तो हम पे ये मेहरबानी करें, ये तो अभी अनाउंस कर दें। तो उन्होंने पूरी सभा में सभी मिनिस्टर सामने थे, चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हमने कर दिया। हरियाणा का कह दो आप, 780 करोड़ रुपये हमने अनाउंस कर दिया। हमें कल 780 करोड़ रुपये का बहुत बड़ा एक उनका कॉम्प्लीमेंट, उनका एक गुडविल गेस्चर हमें मिला, जो हमारे चीफ मिनिस्टर के बढ़िया करने से उन्होंने जो केस बढ़िया पुटअप करा, तो सब फिगर दिए, उससे हमें कल मिला। तो एक तो ये हमारा सबसे बढ़िया हो गया। बाकी पुरानी बातें जो मैं रोज़ कहता रहा हूँ। दूसरा, आज हमने जेल की लिस्ट भी जारी कर दी। मैं आपसे कह रहा था कि जेल में भी सुधार कर रहे हैं। आज हमने बहुत लंबी लिस्ट, आप 11 सुप्रीडेंट बदले गए हैं, 11 उनकी जगह दूसरे आए हैं। लिस्ट तो आपको डीपीआर से मेरे ख्याल में मिल गई होगी। उसमें एक ही क्राइटेरिया रखा है कि जो बढ़िया काम करने वाले थे, परफॉर्मेंस जिनकी बहुत अच्छी थी, जो ग्रेडिंग में सबसे ऊपर थे, उन्हें हमने बड़ी जेलें और बढ़िया जेलें दी हैं। और जिनका थोड़ा सा ठीक नहीं रिजल्ट था, ताकि उन्हें आइंदा वो एजुकेट हो जाए, उन्हें हमने छोटी जेलों में ट्रांसफ़र कर दिया। ये आज के हमारी 2 डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें मैं आपसे बता रहा हूँ। पावर में 780 करोड़ रुपया हमें मिला कल की मीटिंग में, और आज जो 11 हमने स्टूडेंट जेल ट्रांसफ़र करें, क्योंकि पूछते थे रोज़ के जी क्या हो रहा है, वो जेल में कुछ खबर देंगे, तो हमने इतनी लार्ज स्केल पे पहली बार हुआ है। इसके अलावा हमारा जो खेदर पावर प्रोजेक्ट है, उसमें अब के बार जो यूनिट्स हैं वो मैं एक सेकंड आपको बता दूँ। हमारे जो RGTPP यूनिट्स हैव जनरेटेड 289.42 lakhs यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द हाईएस्ट जनरेशन
आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ दिस प्लांट, मतलब 2012 में हाईएस्ट थी, उसके बाद आज तक ये सब्सिडी 2010 में प्लांट लगा है, 2010 में लगा, 2012 का इसका रिकॉर्ड था, आज उस रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। सबसे बड़ा हमारे इस कोरोना में भी, इसमें भी हाईएस्ट जनरेशन हमारी हुई है, जो 249.2 है। अब आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? एक पीटीआई जो अध्यापकों का जो मामला है वो लगातार कोर्ट से वो बर्खास्त कर दिए गए, वो घर बैठे और सरकार ने हटा दिए, लेकिन उसके बाद अब वो मामला आगे बढ़ा और उस टाइम के जो चेयरमैन थे इलेक्शन बोर्ड के, नंदलाल पुनिया, और जो मेंबर थे, तो उन सबको के खिलाफ भी FIR दर्ज हो। आप भी उस समय कांग्रेस में थे, किस तरह से देखते हैं इसको? पीटीआई वालों के आज FIR दर्ज हुई है ना, 2 दिन पहले तत्कालीन जो HSSC के बोर्ड चेयरमैन और मेंबर, मैं क्योंकि कल ही आया था, कल सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक मैं मीटिंग में था, तो मुझे कोई जानकारी नहीं है FIR की। इससे पहले मुझे जानकारी थी, वो मिले भी, मैं उस मामले में मैं भी इन्वॉल्व था। पीटीआई के मामले में जो निकाले गए थे उसके लिए CM साहब से भी उनकी डिस्कशन हुई, और मैं खुल्लर साहब और एक आपके किशन बेदी और संजय भाटिया भी इसमें जुड़े हुए थे। हम चारों उनसे मिलते रहे, उन्हें कहा गया था कि कुछ क्यूरीज हमारी वो क्लियर करके आप आ जाए, तो उन्होंने तीनों चारों बातें बतानी थी। मेरे ख्याल में कल वो आएंगे। उसके बाद जो ये डेवलपमेंट हुई है, इसका मुझे कोई जानकारी नहीं। तो क्या दोबारा से उनको नौकरियों पे एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि 10-10 साल की नौकरी? देखिए, अभी हमने कहा था कुछ, हमने उनसे कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसको कोई भी आदमी, आप भी, हम भी कोई इग्नोर नहीं कर सकते। जो इनके ले डाउन पैरामीटर्स हैं उसमें कहीं कोई जगह होगी तो होगी, नहीं कोर्ट के मामले में कोई भी आदमी ऐसे हाथ नहीं डालते। हमारे लीगल हैं, एडवोकेट जनरल हैं, LR हैं, उनसे ओपिनियन लेके ही कोई बात करेंगे। सर, ये जो आपने बताया कि जो स्मार्ट मीटर योजना है, इस स्मार्ट मीटर योजना में सेंटर आपको कितना देगा, स्टेट का कितना खर्च होना है? टोटल हमारा 1600 करोड़ प्रोजेक्ट पे खत्म लग रहा है, जिसमें 780 करोड़ रुपए उन्होंने ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया। बहुत बड़ा है, इस कोरोना में 780 करोड़ रुपया स्टेट पे आ जाए, बहुत बड़ा मैं अच्छी अचीवमेंट समझता हूँ। हमारे अधिकारियों की, हमारे CM साहब के आशीर्वाद से, सब लोगों की एज टीम हमने सबने काम करा, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर, ये स्मार्ट मीटर जो है, ये कितनी जगह पर लगने हैं, कितनी इनकी संख्या है, या मतलब ये पायलट के तौर पर कहाँ लगने हैं, क्या है इसका? देखिए, अब तक हमने 1.5 लाख लगा दिए, हमने 10 लाख ऑर्डर करे हैं, जिसमें जैसे जैसे आते जाएंगे हम इन्हें लगा रहे हैं। 1.5 लाख हमने अब तक इंस्टॉल कर दिया। इसकी सबसे बढ़िया फीचर ये है कि जैसे आप प्रीपेड टेलीफोन से होता है आपका, जिन लोगों ने अपना बिल भरना वो इसमें भर सकते हैं, इसमें कोई चोरी हेरा फेरी नहीं हो सकती। 101% लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, इसमें कोई शिकायत कभी आएगी नहीं। इसे आदमी अपने मोबाइल पर, हमारे हेड ऑफिस से भी ये जुड़ा होगा, उसमें कभी भी आप किसी वक्त देख सकते हैं, कस्टमर भी अपना देख सकता है। टोटल ट्रांसपेरेंसी का मामला होगा, जो लेटेस्ट है वो कर रहे हैं। सर, ये 1.5 लाख मीटर आपने लगाए, किस गुरुग्राम या NCR में लगे हैं या किस क्षेत्र में लगा रहे हैं? नहीं, 4 जगह लगे हमने। गुड़गांव में है, इसके बाद करनाल में है, फरीदाबाद में है, और एक पंचकूला में है। 4 जगह हमने 1.5 लाख लगा दिए अभी, और लगाते जा रहे हैं इसे तेजी से। ये हमारा सब कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद हम और देख रहे हैं 20 लाख और ऑर्डर करके, जो 2024 तक है, तो अभी 2020 तक लगा देंगे हम, आ जाएंगे मैं सब। सर, जिस तरह से कोरोना काल में काफी प्रभावित हुई है इकोनॉमी देश की और प्रदेश की, तो ऐसे में कुछ रेवेन्यू और जनरेट करने के लिए कुछ सोचा है क्या बिजली के दाम को बढ़ाए जा सकते हैं हरियाणा में? देखिए, अभी तो बिजली दाम की हम सोच ही नहीं रहे। देखिए, हम किसान को नहीं मारने का। मैंने एक बात और भी कही मीटिंग में, वो भी मैं थोड़ा सा आपसे बताऊँ, एक ठीक पॉइंट है। मैंने RK सिंह जी को, सभी चीफ मिनिस्टर बैठे थे, एक बात कही कि साहब मैं एक आपसे मेरी सबमिशन है, पावर से हट के इस बैठे, जिससे किसान भी जुड़ा हुआ है। मैं कहने लगा कि इस वक्त इंडस्ट्रीज भी घाटे में, रेलवेज भी घाटे में, इसके बाद ट्रांसपोर्ट भी घाटे में, मॉल्स भी घाटे में, आम जनरल बाज़ार में भी हर एक कोई रिसेशन में जा रहा है। पूरा वर्ल्ड वाइड एक फिनोमेना है, जो विश्व महामारी से सारे ही लोग घाटे में जा रहे हैं। कोई भी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, चाहे प्राइवेट सेक्टर है, सभी घाटे में है। मतलब आप गूगल जैसे भी घाटे में जा रहे हैं। तो जब ये सारा कुछ हो रहा है,
इसमें मैं कहने का कि केवल हमें किसान का धन्यवाद करना चाहिए जो आज भी अपना प्रोड्यूस है वो पहले से 5% बढ़ा के भी इस कोरोना में भी बाजार में लेके आए हैं। जो 60% लोगों ने ये कंट्रीब्यूट किया है उसके कंट्रीब्यूशन को हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। उनके लिए हमारी चाहे पावर है चाहे दूसरे डिपार्टमेंट है, हमारी बहुत उनके लिए एक सिंपैथी होना चाहिए, उन्हें बधाई देनी चाहिए। ये मैंने एक उनसे और कहा, उन्होंने बहुत गौर से सुना और कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इस पर सीरियसली सोचेंगे। सर ये जो आपने मोनोब्लॉक और वो वाटर वाला मसला है उस पर कहाँ तक वो हमने सैंक्शन कर दिए, अभी आगे इस चीज़ पे है उन्हें लोकल लोगों से जिनके कनेक्शन है उन्हें देने का किसी का, क्योंकि वो बताया 20 से लेकर 60 फीट तक की डेप्थ पे वो लगेंगे, तो वो उन्हें ज़रा मेक आउट करेंगे सब के क्या क्या है, कितने लोग जो उसको छोड़ के कई लोग जो जिन्होंने समर्सिबल के लिए अप्लाई करा वो ये कहते हैं कि जी हमें मोनोब्लॉक ही चाहिए, हमारा पानी है समर्सिबल। अब जब मोनोब्लॉक मिल रहे हैं, पहले ये थी नहीं परमिशन, अब हमने कर दिया तो लोग उधर भी प्रेफर करते हैं। तो ये सब हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल जैसे जैसे मिलते रहेंगे हमें डाटाज आते रहेंगे। सर आपके महकमे की तरफ से कहा गया कि किसानों को जो बिजली मिलती है 8 से 10 घंटे मिलने लगती है 8 की बजाय, लेकिन कई इलाकों में ऐसा सामने है कि किसानों की डिमांड है कि बिजली टुकड़ों में मिलती है कि 1 घंटा दिन में मिल गई, 2 घंटे रात को, फिर देर रात को 2 घंटे, तो किसान समस्या। अब 8-8 घंटे 24 घंटे को हमने 3 जगह कर दिया। इसमें कारण है पिछले गेहूं में इसमें एक फ़र्क आ गया कि इसमें आपको पैडी के सीजन में 25 दिन तक, मैं तो किसानों समझ रहा हूँ कि जब तक नीचे काई नहीं आ जाएगी तब तक उस फील्ड के अंदर आपको जो कनाल के 2-2 कनाल के प्लॉट हैं या एकड़ का इकट्ठा होता है उसमें पानी आपको रखना पड़ेगा 4 इंच से लेकर 6 इंच तक, जो हमेशा खड़ा रहेगा। ये पहले 25 दिन तक, महीने तक ये रखना पड़ता है। तो जब पानी की इतनी खपत होगी तो ट्यूबवेल को तो फुर्सत ही नहीं है ना, वो तो इतना तेज़ी से चलेगा। तो उस घाटे को हमने पूरा करने के लिए थोड़ा सा कट लगा रहे हैं केवल उन्हीं गाँव में जिनमें बिल नहीं भरे जा रहे, जहाँ ठीक लोग हैं उन्हें कहते हैं। जैसे हमारे 4554 गाँव हैं जिनमें 24 घंटे जगमग योजना में जो हरियाणा ग्राम जन जगमग योजना में जिनको हम दे रहे हैं, और 1000 गांव हमने, मैं पिछली बार भी आपसे बता के गया था, जो हमने नए इनलिस्ट कर लिए जिनमें 60% से कम लाइन लॉस है, उसको हम करके कर रहे हैं। और मैं आपसे ये भी बता रहा हूँ लाइन लॉस पे हम और बहुत तेज़ी से काम करें, इसे बहुत तेज़ी से नीचे लाएंगे। जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो समझो कि स्टेट गवर्नमेंट के शेयर में 150 करोड़ रुपया इजाफा होता है। अगर हम 6% भी कर गए तो 1000 करोड़ रुपया सरकार के एक्सचेकर में बढ़ता है पावर मिनिस्ट्री के। सर जैसे चाइनीज कंपनीज के बहुत सारे प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक उसमें भी है क्षेत्र में, तो क्या ऐसा कुछ सोचा जा रहा है कि देखिए सबसे पहले हरियाणा पावर मिनिस्ट्री ने लीड करा है। हमने 750 करोड़ रुपए का एक उनका 730 या 40 है एग्जैक्ट नंबर, तो वो हमने उनका टेंडर लोवेस्ट था, मैंने पिछली बार भी बताया था। EPIL भी थी उसमें, BHEL भी थी, यमुनानगर और इसका हिसार के 2 प्रोजेक्ट के लिए जो थर्मल्स में उसमें सल्फर जो करता है उसे रिड्यूस करने के लिए, उसके बाहर पोल्यूशन को, उसके लिए हम चाइनीज़ सबसे लोवेस्ट थे, पर हमने चाइनीज़ करके उसके लिए कई बार आगे, अब तो सभी करे जा रहे हैं। इंटरनेशनल एक ओपिनियन बन रहा था, चाइनीज़ आर्मी का जो डिप्लॉय होना था वो भी एक उसका रीजन रहा, तो इनको आपस की कन्फ्रंटेशन, तो हमने सबसे पहले वो रिजेक्ट कर दिया। जब वो कर दिया तो चाइनीज़ को बहुत सोच के कोई प्रमोट करेंगे नहीं है, अभी कोई फिलहाल कोई उनके लिए कोई सहमति नहीं है। मोहाली के एक गांव के ग्राउंड पर हुए T20 मैच भी आम मैचों की तरह रोमांचक थे, लेकिन इनके पीछे की कहानी सुन आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल 29 जून को खेले गए मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में बताया गया कि युवा T20 लीग श्रीलंका के बदुल्ला शहर में हो रही है, जबकि इसमें श्रीलंका का कोई खिलाड़ी और टीम नहीं थी। हैरानी की बात तो यह है कि इस कथित मैच का लाइव स्कोर और लाइव स्ट्रीमिंग वेबसाइट ने लाइव कवर किया। ऑनलाइन शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस ने मैच रुकवाए, लेकिन तब तक पहले दिन के 2 मैच हो चुके थे। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चलिए आपको दिखाते हैं मोहाली के गाँव में एक क्रिकेट अकेडमी की कुछ तस्वीरें, जिसे ये कहकर दिखाया गया था कि ये श्रीलंका के बदुल्ला शहर का एक होम ग्राउंड है। आपको बता दें इस ग्राउंड का नाम है स्ट्रोकेट्स क्रिकेट अकेडमी।
जिसका छोटा नाम है SCA। लेकिन इन धोखेबाजों ने SCA को श्रीलंका क्रिकेट अकेडमी बनाकर दिखा दिया। 29 जून को इसी अकेडमी के ग्राउंड में मैच हुआ था, लेकिन इसे श्रीलंका के बदुल्ला शहर में युवा T20 लीग मैच के तौर पर लाइव स्ट्रीम किया गया और इस मैच को उन्होंने कई साइटों पर प्रसारित किया गया था। इतना ही नहीं, इन आरोपियों ने जो खिलाड़ी मैदान में उतारे थे उन्हें भी मास्क आदि पहनाए हुए थे। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए DSP पाल सिंह ने बताया कि लांड्रा के पास एक गांव में इन लोगों ने एक पिच तैयार की थी और उसी पर मैच खिला रहे थे। मैच के दौरान मुंह पर मास्क पहनाकर श्रीलंका और इंडिया का मैच खिला रहे थे और यह दिखाया जा रहा था कि यह मैच श्रीलंका में करवाया जा रहा है। कुछ लोग सी ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫਰੌਡੀ ਠੱਗ ਟਾਈਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ T20 ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵਰਦੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਸੈਦਪੁਰ ਸਵਾੜਾ ਤੇ ਮਜਾਤ ਚੌਕੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਥਾਣਾ ਸਦਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸੱਟਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੀਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸੀ ਲੋਕਲ ਪਲੇਅਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਿਆ 104 ਨੰਬਰ ਮੁਕੱਦਮਾ 27/2020 ਜੇਲ੍ਹ ਧਾਰਾ 420 120 ਵੀ ਤੇ 13A-367 ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਐਕਟ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਖੜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੋ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆ ਰਜੇਸ਼ ਗਰਗ ਤੇ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਇਹ ਢਕੌਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਜੇ 5 ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਸਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮੈਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਫਰੌਡੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ आया ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। बने रहिए इसी तरह आपके अपने चैनल हिंद एक्सप्रेस की डिजिटल न्यूज के साथ। धन्यवाद।